दोस्तों क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 3-4 साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दी है। कोई भी फंड इसका आप उठा के देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जितने भी इसके फंड्स हैं सब एक जबरदस्त रिटर्न्स पिछले 3-4 साल में जनरेट करके दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो किस फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है, कौन से इसके अच्छे फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि जब भी इन्वेस्टर्स, स्पेशली जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो देखते हैं टॉप में कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म करता है और उसी म्यूचुअल फंड हाउस के 3-4 फंड्स ले लें। ये गलती आपको नहीं करनी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको रखना जरूरी है। कुछ फंड्स आपने अपने नए किसी एक पोर्टफोलियो से ले लिए, किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस से, कुछ फंड्स किसी और म्यूचुअल फंड हाउस से, और ऐसे करके आपको डाइवर्सिफाई करके चलना जरूरी हो जाता है। तो वो चीज का भी आपको ख्याल रखना है। अब सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं ब्रीफली। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये फंड हाउस अभी 3-4 साल पहले से ही क्यों इतना नाम होने लगा है, क्यों इसके फंड्स का 10 साल से नाम नहीं था? क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस 2018 से इस्टेब्लिश हुआ है। इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। अक्टूबर 2017 में इन्होंने लाइसेंस लिया था सेबी से। फिर एक जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हाउस था, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड हाउस, उसको इन्होंने 2018 में परचेज किया था। जब इन्होंने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को टेक ओवर किया था, एक्वायर किया था, तो उसकी जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो 235 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। और उसके बाद से पूरी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी उस म्यूचुअल फंड हाउस की बदली गई है और ये फंड्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के रिटर्न्स भी देखेंगे तो 5 साल में अच्छी रिटर्न्स दिखेगी, 10 साल में उतनी खास रिटर्न्स नहीं दिखेगी। क्योंकि उसका रीजन है, उससे पहले तक एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड हाउस इसको चला रहा था, वहां पर चीजें काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब से क्वांट ने इसको टेक ओवर किया, उसके बाद से नई स्ट्रेटेजी आई, एग्रेसिव मैनेजमेंट आई और वहां से रिटर्न्स जनरेट होने लगी। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बढ़ के आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो अगर हम यहां पर क्वांट के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सभी फंड्स ने एक साल में 70-80% तक की रिटर्न्स दी हैं। क्वांट स्मॉल कैप 70% की रिटर्न, क्वांट मिड कैप 71%, फ्लेक्सी कैप 67%, क्वांट एक्टिव 55%, लार्ज एंड मिड कैप 70%। तो देखेंगे आप एक फंड यहां पर 100% तक की रिटर्न्स यहां पर जनरेट करते हुए आपको दिखा रहा है। यहां पर 89%, तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इसके म्यूचुअल फंड्स ने दी है। तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है? तो देखिए सबसे पहला नाम इसमें आता है क्वांट के स्मॉल कैप फंड का। इस पे हमने डिटेल में कई बार रिव्यू वीडियो भी यहां पर बनाई है। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड और भी ज्यादा तेजी से गिरता है। तो वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इसकी काफी खराब है, तो रिस्क यहां पर ज्यादा है। अब इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 17,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो वो रिटर्न्स जो इसने 8,000 5,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट में जनरेट की है, क्या वो 17,000 करोड़ पे जनरेट कर पाएगा? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर रहता है। अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे तो आप देखेंगे 67% पैसा स्मॉल कैप में और 29% पैसा लार्ज कैप में। मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं इस फंड पे। तो अगर आप यहां पर बात करें, यहां पर आप देखेंगे यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, बीकाजी फूड, अलग अलग कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है ये। तो यहां पर 17% पैसा इसने सीधा लार्ज कैप में लगा दिया है। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग स्मॉल कैप कंपनीज आपको दिखेंगी और जनरली जो रिस्क का कोटे, जो इसका पैरामीटर है, वो हायर साइड पे ही हमेशा यहां पर रहता है। तो ज्यादा रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। आप देखेंगे हाई रिस्क कंपनीज होती हैं, जियो फाइनेंशियल, बीकाजी, आईआरबी इंफ्रा जैसी हाई रिस्क कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, नेल्को, आरबीएल बैंक। तो ये फंड हाउस बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर रहा है कि जो कंपनीज आज फ्लेवर में हैं उन पे जाकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता है। फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं और यही स्ट्रेटेजी अक्रॉस एवरी फंड अपने यहां पर यूज कर रहा है। तो सबसे पहले जो इनका सबसे अच्छा फंड यहां पर नजर आता है वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। अब इसके अलावा अगर आप कुछ फंड्स देखेंगे जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे फोकस फंड हो गया, ईएलएसएस टैक्स सेवर
पेपर फंड इसका बिल्कुल आपको अवॉइड करके चलना है, 3 साल के लिए पैसा लॉक इन हो जाएगा। लार्ज कैप फंड आप यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके अलग अलग कंजम्पशन कमोडिटीज, इस टाइप के फंड्स को आप यहां पर अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता है। अब जैसे क्वांट पीएसयू फंड इसका देखेंगे रिसेंटली लॉन्च्ड है। अब पीएसयू फंड में इन्होंने 10% पैसा अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा रखा है, जो कि एक पीएसयू कंपनी नहीं है। 6.5% पैसा स्वान एनर्जी में लगा रखा है। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वांट पीएसयू फंड है तो उसमें ही सारा पैसा जा रहा होगा, इसलिए ऐसे फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांट का जो मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से फंड रहा है वो है क्वांट एक्टिव फंड। इन फंड हाउस का चलने का सिलसिला इसी म्यूचुअल फंड से शुरू हुआ था। ये पहला फंड था जो जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। मल्टी कैप फंड है ये। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ पैसा लार्ज कैप में 43%, मिड कैप में 28% और स्मॉल कैप में भी लगभग 28% पैसा ये म्यूचुअल फंड लगाकर चल रहा है। और एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सेक्टर्स में ये फंड अपना मेजर पैसा लगाता है। तो अलग अलग होल्डिंग्स है, अलग अलग कंपनीज में ये पैसा अपना लगाकर चल रहा है। एनर्जी सेक्टर मिक्स करके चल रहा है। और एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग ये थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर होते हैं, रिस्की सेक्टर होते हैं, और ये फंड वो रोटेशन को अभी बेस बनाकर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे रिलायंस, जियो, ऑरबिंदो फार्मा, पीएनबी, हिंडाल्को, तो अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन मोस्टली रिलायंस, जियो, ये कॉमन कंपनीज इसके हर म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलती है। तो ये एक फंड हाउस है जो मुझे इनका पर्सनली काफी अच्छा लगता है। बैलेंस्ड फंड है काफी इनका। यहाँ पर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों कंपनीज का यहाँ पर फ्लेवर मिल जाता है। और रिटर्न्स के मामले में भी ये फंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे 1 साल में 53%, 3 साल में 28% और 5 साल में लगभग 30% के आसपास के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दी है। 10 साल में 24% के आसपास की रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड्स में इसमें रिटर्न्स काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो तीसरा फंड जो यहाँ पर यूनिक है, जो इनका यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, तो वो मिड कैप फंड आ जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्टिव इस कैटेगरी में जाते हैं तो रिस्क हाई हमारा ऑलरेडी होता है। तो इसलिए अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई रिस्क आपका होना जरूरी है। 1 साल में 69% की रिटर्न, 5 साल में 33% के आसपास की रिटर्न है। 5 साल से ज्यादा अगर आप देखेंगे रिटर्न्स यहां पर 10 साल में भी अच्छी है। लेकिन जैसे कि मैंने इनकी हिस्ट्री आपको बताई है, ये मेजरली 5 साल से क्वांट म्यूचुअल फंड्स इनको हैंडल कर रहे हैं। उससे पहले एस्कॉर्ट्स नाम हुआ करता था। यहां पर भी आप देखेंगे रिलायंस, ऑरबिंदो, ये फार्मा, ये 2 कंपनीज आपको कॉमन दिख जाएगी। 70% पैसा मिड कैप में और 26% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ये फंड लगाकर चल रहा है। पी, प्राइस टू अर्निंग इसकी लोअर साइड पे 23 के आसपास यहां पर आपको प्राइस टू अर्निंग इसकी देखने को मिलेगी। रिलायंस, ऑरबिंदो, लिंडे इंडिया, इसके अलावा मदरसन, सुमी, पीएनबी, ऐसी कंपनीज में अपना पैसा यहां पर लगाकर म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो ये मेजरली कंपनीज हैं जिसमें ये फंड अपने पैसे लगाकर चल रहा है। अब इनके अलावा, ये 3 फंड्स के अलावा जो अलग एक फंड मुझे लगता है कि अगर आप टेक सेक्टर में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ये फंड में मैंने खुद पैसा लगाया हुआ है, क्वांट टेक फंड में। अब बाकी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि मेजरली इन्फोसिस और जो टीसीएस है उनमें मेजर पैसा होता है। लेकिन यहां पर आपको अलग अलग कंपनीज में पैसा लगते हुए नजर आएगा। यहां पर भी टॉप इन्वेस्टमेंट वैसे इनकी रिलायंस है, लेकिन उसके अलावा देखिए टेक महिंद्रा, विप्रो, ओरेकल फाइनेंशियल, जस्ट डायल, टीसीएस, सन टीवी, सेस्किन टेक्नोलॉजीज, इन कंपनीज में ज्यादा पैसा अपना लगा रहे हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक यहां पर आपको नजर आ जाएगी, एम्फेसिस, इन्फोसिस। तो यहां पर सही मायने में अलग अलग जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू जो अदर टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का, या अगर हम बात करते हैं एसबीआई का जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, उसमें मेजर एलोकेशन जो टॉप 4 कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इनमें आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे ये फंड काफी यूनिक लगता है। तो ये कुछ 4 फंड्स हैं दोस्तों जो मुझे यहां पर अच्छे लगते हैं इसमें। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि इन सभी फंड्स में आपको पैसे नहीं लगाने। कोई एक फंड जो आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से अच्छा लगता है उसको चूज करके उसमें पैसा लगाइएगा, क्योंकि सभी फंड्स में आपको सिमिलर कंपनीज देखने को मिल जाएगी। रिलायंस आपको सब में देखने को मिल जाएगी, कई कंपनीज में अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल्स, ये इस टाइप की कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए कोई एक फंड आपको चूज करके उसमें पैसा लगाना है, क्योंकि सेम जो फंड
फंड हाउस है वो सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लगाते हैं। और ये जो 70%, 75%, 100% के रिटर्न एक साल में इसने जनरेट किया है, वो एक्सपेक्टेशन लेकर आपको पैसा नहीं लगाना है। पिछले एक साल में मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रही थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन आपको आने वाले टाइम में ना रख के इन्वेस्ट करना है। एक लिमिटेशन अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें रख के आपको रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।